नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि रात के 9 बजे का जो हमारा सेशन होता है वो आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेशन होता है नागरिक शास्त्र विषय का। तो जो लोग नागरिक शास्त्र विषय से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सकते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, जितने अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और आपको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग नियमित रूप से प्रैक्टिस अवश्य किया करिए। यदि आपको परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए नियमित अभ्यास आप लोगों के लिए जरूरी है। कम से कम 50-60 प्रश्नों को नियमित रूप से आप लोगों को देखना चाहिए। परीक्षा चाहे जब हो दोस्तों, अभी हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन जो लोग नियमित रूप से लग के मेहनत करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सेशन को शुरू करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को दोस्तों। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे सेशन की तरफ और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपके काम की है, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो दिल खोल के लाइक किया करिए। आपके लिए नियमित रूप से मैं एक शेड्यूल के अनुसार आप लोगों के बीच में 9 बजे उपस्थित हो जाता हूं। तो आप लोग तेजी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए अब हम लोग जो है सीधे बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्हीं के साथ अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, सेशन का आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट रूप में प्रश्न जो है वो दिखाई पड़े और आसानी से आप पढ़ भी सकें। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ेंगे और आप सभी को पता है फॉर्मेट 30 सेकंड का समय आप लोगों को देता हूं, उसमें आप लोगों को अपना उत्तर देना होता है दोस्तों। प्रश्न आपसे किया गया है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। आपको इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करना है आप लोगों को कि कौन सा इसमें से सही है। पहला विकल्प दिया है, लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संहिता है। दूसरा विकल्प दिया है, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है जबकि रूसो संविदा में व्यक्ति के समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। तीसरा दिया है, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकारों का अवसान हो जाता है। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करेंगे और आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। संतोष जी का, विजय जी का उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए उपयुक्त सभी के लिए आ रहा है दोस्तों। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक विकल्प इसका महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूंगा आपसे कि आप तीनों विकल्प को आवश्यक रूप से तैयार करेंगे। पहले विकल्प में आपसे कहा गया है कि लॉक का जो समझौता है या पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है और रूसो का जो समझौता है वो एक आबद्ध समझौता या संविदा है। दूसरे में कहा गया है लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है। वहीं रूसो की जब बात की जाती है तो समुदाय को जो है ये समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है इसके। और उसके बाद से तीसरा दिया है, लॉक के संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो के संविदा में व्यक्तियों के अधिकारों का अवसान हो जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग तैयार करके रखेंगे आपसे। जैसे इस प्रश्न में आपको मल्टीपल प्रश्न आपके छुपे हुए हैं, तो इससे यदि कोई एक प्रश्न निकाल के भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर सकें। आप सभी का इस प्रश्न के लिए डी विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट जो आपको सभी विकल्प जो दिए हैं वो सही हैं, तो आपका डी विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अंबेडकर के संबंध में एक गलत कथन का आप लोगों को चुनाव करना है दोस्तों। आप लोग तेजी से उसका चुनाव करने का प्रयास करिए, प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, इसको आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, एक कथन का आप लोगों को चुनाव करना है। जो कथन गलत होगा
तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दूसरा कहा गया उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा। ज्ञान गंगा की वे असीम छाती ही लगते थे। और अंतिम विकल्प दिया है, संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो आप लोग अपना उत्तर तेजी से इस प्रश्न के लिए देने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बी विकल्प के लिए कुछ लोगों का, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। दोस्तों अंबेडकर जी की बात करेंगे तो आपको चौथा विकल्प दिया है, संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यदि दोस्तों संवैधानिक साधनों में अंबेडकर जी की रुचि नहीं होती तो गांधी जी से उनका मतभेद कभी ना होता, और जो प्रावधान आपको संविधान में आज देखने को मिलते हैं उनमें अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपका जो होगा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट यानी चौथा विकल्प जो है यही आपको यहाँ पे गलत दिया है। संवैधानिक प्रावधानों में पूर्ण विश्वास था आपके अंबेडकर जी का। आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प का चुनाव करिएगा, आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बाकी तीन स्टेटमेंट जो आपके दिए हुए हैं, आधुनिक मनु कहा जाता है, सभी को पता है। अछूतों के लिए क्या किया, आपको ये पुस्तक इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। ज्ञान गंगा की वे असीम छाती थे, आप सभी को पता है। ज्ञान गंगा की असीम छाती का मतलब सीधा सा हो गया कि उनके पास जो है भरपूर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध था। तो आपका इसमें चौथा विकल्प सही होगा। जो लोग चौथे विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपको दिया है, चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रश्न आपको ऊपर से कटा हुआ मिल रहा है। चलिए, कार्ल मार्क्स के संदर्भ में आपसे प्रश्न किया गया है कि कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया। चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कार्ल मार्क्स का विचार नहीं है। पहला दिया है, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। दूसरा दिया है, आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। तीसरा दिया है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। और अंतिम दिया है, राज्य केवल एक ऐसा तंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा विचार जो है वो आपके कार्ल मार्क्स का नहीं है। आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करके और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है दोस्तों। आप सभी का, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस प्रश्न के लिए ए विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए, सुभाष जी का उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है। तो दोस्तों जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, उनका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लेनिन महोदय का विचार है, न कि मार्क्स का। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा मार्क्स का विचार नहीं है, तो ये आपके लेनिन का विचार है। और आपसे मार्क्स के विचार जो दिए हुए हैं, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया, मार्क्स का विचार है ये। आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया, ये भी आपके मार्क्स का विचार है। राज्य केवल एक ऐसा तंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ये भी आपके मार्क्स का विचार है। लेकिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये आपके लेनिन का विचार है। तो आप लोग इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के साथ जाइए, आपका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य सत्व नहीं है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व या सत्व जो है वो कौन सा इसमें से नहीं है। नहीं के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आवश्यक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन प्रश्न को आप लोग जो है पढ़ के और उसके बाद ही उत्तर करने का प्रयास किया करिए। चलिए, आप लोग प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। समय आपका शुरू कर देता हूं। पहला विकल्प दिया है, शक्ति का संबंध हिंसा से है तथा राजनीतिक शक्ति अहिंसा कृत्य से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा दिया है, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरह उसे समाप्त करने का यत्न किया। तीसरा दिया है, गांधी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और शत्रु कमजोर हो। और चौथा विकल्प दिया है, शक्ति का आधार हिंसा है और उसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आपका समय यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों। जो लोग जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों का डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, शक्ति का आधार हिंसा है
और उसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यह आपसे प्रश्न में पूछा था, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य सत्व नहीं है। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जो भरोसा था वो अहिंसा में था, न कि हिंसा में। आपका उत्तर इस प्रश्न में चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग चौथे विकल्प की बात कर रहे होंगे। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के लाइक करने से आपके अकाउंट बैलेंस से कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है, आप कंगाल नहीं होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। नियमित रूप से रात के 9 बजे आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लेके मैं उपस्थित हो जाता हूं। चलिए पहला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म का आपको चुनाव करना है, गलत विकल्प का चुनाव करना है आपको। पहला विकल्प दिया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए दिया है अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए आपको दिया हुआ है इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस। एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए दिया हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चारों में से आपको एक को बताना है कि कौन सा इसमें से गलत युग्म आपको मिल रहा है। चलिए तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें तेजी से उत्तर करिए दोस्तों। चलें तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में उत्तर आ रहा है, कृष्णा जी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है, विक्रम जी, विजय जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, संतोष जी का उत्तर सी विकल्प के लिए। दोस्तों आपको दिया है संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो आप सभी को पता है कि ब्रिटेन जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था के जननी के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जर्मनी में भी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो आपका अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का। साथ में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में भी आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मिलेगी। संघात्मक शासन व्यवस्था की यदि आप बात करेंगे दोस्तों तो इंग्लैंड में तो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, लेकिन जापान, चीन और फ्रांस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका यही उत्तर जो होगा वो सही होगा। एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगी, फ्रांस और चीन में देखने को मिलेगी। ब्रिटेन एकात्मक, माफ करिएगा, संघात्मक नहीं, यहाँ पे इंग्लैंड दिया हुआ है तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक संसदीय व्यवस्था आपको देखने को मिलती है ब्रिटेन में भी। तो आपका तीसरा विकल्प अर्थात सी विकल्प जो होगा वो सही होगा। अन्य किसी विकल्प का चुनाव आप लोगों को नहीं करना है, गलत युग्म का चुनाव आप लोगों को करना था। तो आपका सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सबको ये क्लियर होगा। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप हमारे सेशन से जुड़ के करें या आप किसी प्रैक्टिस सेट से करें, तो आपको प्रश्नों के बारे में आइडिया जब लगता है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा उस टॉपिक को आप लोग देखा करिए। यदि अब आपसे एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था पूछी गई है तो आप लोगों को आवश्यक रूप से इन सारी व्यवस्थाओं को एक बार अपनी पुस्तक से पढ़ना चाहिए। सिर्फ जो है वो YouTube के भरोसे या किसी प्रैक्टिस सेट के भरोसे आपकी तैयारी नहीं होगी। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। किताबों को उठाइए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, शार्ट नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का परीक्षा के लिए मतलब नहीं होता है कि आप भी जो है किताब की तरह एक दूसरी किताब लिख दीजिए। नोट्स बनाने का मतलब होता है की पॉइंट्स, जो जरूरी चीजें हैं मात्र उतने लिखिए। 2 से 4 शब्दों में आप अपनी बात को लिख लीजिए। यदि पैराग्राफ यदि आप लिखने लगते हैं तो उस नोट्स का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एग्जाम के समय नोट्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपने जिन चीजों को पढ़ा है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनको याद रखना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको आप जो है सिर्फ इंडिकेट करने वाले शब्द को लिख लें और जिससे कि आप परीक्षा के टाइम उसको रिवाइज कर सकें। यदि आप किताब के जैसे अपनी नोट्स को भी बना देंगे और पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं, 400 पेज का आपका नोट्स ही हो गया, तो आप कभी भी परीक्षा में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। रिवीजन के लिए आपको पूरे सिलेबस का जो आपके पास 60 नोट्स होना चाहिए वो मैक्सिमम 50 से 60 पेज का होना चाहिए। 50-60 पेज में पूरे सब्जेक्ट को आप कंपाइल यदि कर सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बार बार भूलती हैं उनको लिख के आप तैयार करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आप लोग मेरी बातों का आप लोग थोड़ा सा
ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। अनुभव के साथ कोई बात बोल रहा हूं तो आप लोग उसको जरूर स्वीकार करिएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है, गलत अंतर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अंतर जो है वो सही नहीं दिया गया है। पहला विकल्प दिया है मौलिक अधिकार न्यायविष्ट है जबकि नीति निर्देशक तत्व अन्यायविष्ट है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। तीसरा विकल्प दिया है मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। और चौथा और अंतिम दिया है मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि निर्देशक तत्व नैतिक आदर्श मात्र हैं। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करने का प्रयास करना है आप लोगों को और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को दोस्तों। शाम का जो पहला अभिवादन होता है वो गुड इवनिंग से होता है, गुड नाइट की जरूरत नहीं होती है अभी। चलिए, गुड नाइट जब हम विदा लेते हैं एक दूसरे से तब उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी से। चलिए, तो आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार और आपके नीति निर्देशक तत्व यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर आपसे पूछा गया था और इस प्रश्न में आपको एक विकल्प दिया है मौलिक अधिकार राज्य को सीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य पे सीमा नहीं लगाता है, ये राज्य के आदर्श के रूप में है आपके संविधान में। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नहीं के अर्थ में आपसे पूछा था कि कौन सा जो है अंतर इसमें सही नहीं दिया हुआ है। बाकी आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पे जो है दोस्तों आप न्यायालय जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जाएंगे, यदि हाई कोर्ट जाने की आप जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार दिया गया है। ये आपके मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों को नकारात्मक श्रेणी में लिखा गया है। यदि आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं के अर्थ में ज्यादा लिखा गया इसलिए नकारात्मक कहा जाता है। और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, राज्य के सकारात्मक कार्यों के लिए इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है क्योंकि ये हमारे न्यायालय में वाद योग्य है। यदि आपके मौलिक अधिकारों की का कहीं से भी हनन हो रहा है तो आप उसके लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार को या राज्य को दिया गया है। तो आपके ये जो 3 स्टेटमेंट थे 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही थे, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत था। आपका सी विकल्प के लिए उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है। दबाव समूह पे कम से कम 50 प्रश्न आप लोगों को आज तक मैंने कराए होंगे। अब दबाव समूह से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, हालांकि थोड़ा सा अलग नेचर का प्रश्न है। आप लोग सभी लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पहला विकल्प दिया है दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। दूसरा विकल्प दिया है दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। तीसरा दिया है दबाव समूह सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं। और चौथा विकल्प दिया है दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा गया है दबाव समूह का कौन सा कार्य नहीं है। आप लोग चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके और तेजी से उत्तर करने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। दबाव समूह से हर बार टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड की परीक्षा, कोई भी परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं तो हर बार आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है दबाव समूह से। चलिए, तो इसमें आपको दिया हुआ है दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। कभी कभी असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं दबाव बनाने के, लेकिन सदैव ऐसी स्थिति आपको दबाव समूह के साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका यही विकल्प जो है चौथा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न के हिसाब से आपसे पूछा गया दबाव समूह का कार्य नहीं है तो सदैव असंवैधानिक रूप से कार्य करना इनका जो है वो कार्य नहीं है। तो आपका बाकी तीनों विकल्प जो आपको दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। आप लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि संसद संविधान के किसी विभाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में कहा गया। आपको विकल्प दिया गया है केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वावाद या मेनका गांधीवाद। चारों में से एक का चुनाव करके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे।
कि संसद संविधान के किसी विभाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह फैसला जो है किस वाद से संबंधित है, आप लोगों को तेजी से उत्तर देना है। चलिए रोहित जी, गुड इवनिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था 1973 में, और इसी में आपके मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संसद जो है वो आपके संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन दोस्तों उसके मूल ढांचे में किसी भी तरह की का परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो उसका मूल ढांचा है वो यथावत रहना चाहिए। तो आपका ये जो मामला आया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोगों ने ए विकल्प का चुनाव किया है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवानंद भारती की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। थोड़ा बहुत जानकारी आपको उनके बारे में जरूर जुटा लेना चाहिए। 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि केशवानंद भारती से कुछ घुमा फिरा के भी सवाल आपसे पूछ ले, तो आप लोगों को करंट पे भी, करंट से जो आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं दोस्तों आपके सिलेबस की, उस पे आप लोगों की पैनी नजर होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आपके सिलेबस का, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई मुद्दा जो है वो करंट में चर्चा में है, एग्जामिनर जो परीक्षा जो पेपर बनाने जाता है उसके दिमाग में चीजें रहती हैं और उससे संबंधित आपके टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। करंट का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन उससे संबंधित आपके टॉपिक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको अपने विषय का, जब भी आप लोग पत्रिका करंट की खरीद के लिए आए, तो आप उसमें जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दिया हुआ है उसमें आप लोग देख लें कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जो है वो चर्चा में रही हैं, और उससे संबंधित टॉपिक को जरूर एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना अधिकतम होती है। तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आपका ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? आपको पहले भी करा चुका हूं, कल ही के सेशन में ये आप लोगों को प्रश्न देखने को मिला होगा। विकल्प आपको दिया है रैमजे म्योर, हरमन फाइनर, मैक्स वेबर और लास्की। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए तेजी से उत्तर करिए। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही फलती फूलती है, किसका विचार है ये? चलो तेजी से उत्तर करें। तो दोस्तों आपका समय यहाँ पे खत्म हो गया है, और जो लोग इस प्रश्न में रैमजे म्योर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही जो है वो फलती फूलती है या पनपती है। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। दोस्तों बार बार आप लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को जो है जरूर लिख लिया करिए। आपके पास 500 600 जितने भी स्टेटमेंट हो सके, चाहे जहां से भी आपको स्टेटमेंट मिले, आप लोग उसको नोट डाउन करके रखा करिए। टीजीटी पीजीटी की जब परीक्षा आपके सर पे होगी उस समय सबसे ज्यादा यदि आप किसी चीज के लिए परेशान होंगे तो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए होंगे। तो उसके लिए तैयारी आज ही से करिए। आपका ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिया है, रॉबर्ट मिचेल्स, मैक्स वेबर, पैरेटो और मोस्का। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, और साथ ही साथ आप लोग बताने का प्रयास करिए कम शब्दों में कि गुणतंत्र का लौह नियम है क्या। तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है। अवधेश जी का उत्तर आ रहा है ए विकल्प के लिए, कृष्णा जी का उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है, सुभाष जी का आए। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम लोगों का उत्तर दोस्तों इस प्रश्न में आ रहा है ए विकल्प के लिए, रॉबर्ट मिचेल्स के लिए। तो गुणतंत्र के लौह नियम की बात जो है वो रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही आपका उत्तर है दोस्तों। यदि गुणतंत्र के लौह नियम की हम लोग बात करें तो रॉबर्ट मिचेल के द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो भी संगठित समूह होते हैं दोस्तों, जब संगठित समूहों की बात की जाती है, जैसे मान लीजिए संगठित समूह जो होते हैं दोस्तों, ये संगठित समूह चाहे वो आपका राज्य हो,
चाहे वो आपका राजनीतिक दल हो या मजदूर संघ हो। ये दोस्तों वास्तव में जब वास्तविक धरातल पे ये आते हैं तो ये समूह जो है मिलके क्या हो जाते हैं, जब ये संगठित होते हैं तो ये संगठित रूप से आपका चाहे राज्य हो और राजनीतिक दल हो या आपका मजदूर संघ हो, ये वास्तविकता में जब आते हैं, वास्तविक धरातल पे आते हैं तो यह एक गुट तंत्र के रूप में कार्य करने लगते हैं। गुट तंत्र के रूप में ये कार्य करने लगते हैं। और इसमें जो गुट तंत्र क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो प्रधान लोग होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, उनके पास शक्तियां जो होती हैं वो केंद्रित हो जाती हैं। यही आपके गुट तंत्र के लॉ नियम है, जिसमें चाहे वो आपका राज्य हो, राजनीतिक दल हो या मजदूर संघ हो, कोई भी गुट हो, जब उसमें जो लोग हैं, उस गुट में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें जब शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो होगा उसे गुट तंत्र कहा जाएगा। और ये रॉबर्ट मिचेल का आपका सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं और आप लोग तेजी से इसको करने का प्रयास करेंगे प्रश्न को। चलिए तेजी से करिए और 1 सेकंड का समय मैं आप लोगों से लूंगा दोस्तों। माफी चाहता हूं दोस्तों, आपसे बेहद माफी चाहता हूं। थोड़ी सी एक छोटी सी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से मुझे हटना पड़ा था स्क्रीन के सामने से। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न दिया था, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। तो यदि आप चौथा विकल्प देख रहे हैं दोस्तों, अध्यादेश जारी करने में यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना अपेक्षित हो, यही आपका विकल्प जो होगा डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे दोस्तों, अध्यादेश जो होता है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और उसमें आवश्यक है कि जो सदन हो वो न चल रहा हो, दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो या दोनों ही सदन न चल रहे हो, और उस समय राष्ट्रपति को इस चीज का आभास होना चाहिए कि इस नियम और इस व्यवस्था की आवश्यकता जो है इस समय आ पड़ी है, तभी जो है वो अध्यादेश जारी करता है। तो आपका चौथा विकल्प जो इसमें दिया है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका इसमें गलत कथन का चुनाव करना था, सही नहीं है का चुनाव करना था। तो आपका जो चौथा स्टेटमेंट दिया है ये सही नहीं है, आप लोग इसमें चौथे विकल्प के साथ ही जाइए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचना किसने की है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। रजनी कोठारी, डॉक्टर एसपी वर्मा, सिडनी वेब और माइनर वीनर, चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई है, तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। और आपका समय जो है दोस्तों शुरू हो गया है, टाइमर के अनुसार आप लोग उत्तर करेंगे। लाल बहादुर जी, कर तो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जहां जरूरी हो वहां व्याख्या करूं। यदि कहीं पे आप लोगों को आवश्यकता लगे तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की है दोस्तों, आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए आ रहा है, रजनी कोठारी की। और कुछ पुस्तकों के नाम यदि आप लोग बताना चाहें तो आप लोग लिख के
कमेंट करेंगे कि इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया के अलावा जो है कम से कम 2 पुस्तकों के नाम और बता दीजिए आप लोग रजनी कोठारी की। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन आपसे 2 पुस्तकों की डिमांड है मेरी, 2 पुस्तकों का नाम और आप लोग रजनी कोठारी का बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह किसका मत है या किसका कथन है? आप लोग अपना उत्तर तेजी से करेंगे। आग, रेन, जेएस मिल और फाइनर 4 विकल्प आपको दिया है, चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिएगा। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, किसके द्वारा ये कहा गया है? आग के द्वारा, रेन के द्वारा, जीएस मिल के द्वारा या हरमन फाइनर के द्वारा? चलिए, बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए आ रहा है आपके जीएस मिल के लिए। तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। स्टेटमेंट जो है ये आपके जीएस मिल का है। आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। लेकिन अभी तक रजनी कोठारी की किसी और पुस्तक का नाम आप लोगों ने नहीं लिखा है, तेजी से आप लोग लिखने का प्रयास करिए दोस्तों। बार बार आपसे कहता हूं, आप लोग पुस्तकों के नाम को लिखा करिए, पुस्तकों की सूची बनाइए, स्टेटमेंट की सूची बनाइए। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, द पावर एलीट पुस्तक के लेखक हैं। द पावर एलीट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? आपको कार्ल मेनहीम दिया हुआ है, मैक्स वेबर, सी राइट मिल और मोस्का, चारों में से एक का चुनाव करिएगा और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करें। द पावर एलीट पुस्तक के लेखक हैं चलें दोस्तों, पावर एलीट की आप लोग बात करेंगे तो इस प्रश्न के लिए आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो आपका सी राइट मिल हो जाएगा। सी राइट मिल के द्वारा जो है यानी आपकी पुस्तक ये पावर एलीट लिखी गई थी और ये पुस्तक लिखी गई थी आपके 1956 में। 1956 में ये पुस्तक लिखी गई है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो खास करके जो आपके सिलेबस में जो थिंकर दिए हैं उनका ईयर आप लोग जरूर लिखिएगा, आपसे क्रम में लगाने के लिए कई बार पूछ लेता है। तो दोस्तों, सी राइट मिल के द्वारा लिखी गई थी पावर एलीट। और मैंने आपसे पूछा था रजनी कोठारी की पुस्तकों का नाम, किसी ने भी नहीं बताया दोस्तों। ऐसा आप लोग ना किया करिए। रजनी कोठारी की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक आपसे पूछी गई थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसको आप लोगों ने सभी लोगों ने बताया था। रजनी कोठारी की अन्य पुस्तकों को यदि आप देखेंगे तो आपका एक और पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रजनी कोठारी की फेमस पुस्तक है जो आपसे पूछी जाती है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, आप लोग नोट करके रखिएगा। उसके बाद से आपकी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, रजनी कोठारी की पुस्तक है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, और उसके बाद स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आपके रजनी कोठारी की एक और पुस्तक है। तो आप लोग 4 पुस्तकों के नाम तो आप सभी को रजनी कोठारी के याद ही होने चाहिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी और उसके बाद स्टेट अगेंस्ट आपका जो है वो डेमोक्रेसी। ये तीनों पुस्तकें, चारों पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो द पावर एलीट पुस्तक जो है वो आपके सी राइट मिल के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को राज्यपाल के द्वारा आरक्षित रखा जाता है। अनुच्छेद 169, 200, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 256 और आर्टिकल 201। आप लोग तेजी से इसके लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर तेजी से आना शुरू हो गया। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए मेहनत करता हूं नियमित रूप से, तो कम से कम आप लोग इतना मेरे लिए तो कर ही सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आपसे अन्य कोई चीज तो मैं मांगता नहीं हूं, नहीं किसी पैसे की डिमांड करता हूं, नहीं कुछ ऐसा। तो आपके लिए जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता हूं। आपको एक शेड्यूल में
डालने का प्रयास करता हूं, तो उसके परिणाम स्वरूप सिर्फ आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए कहता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखता है, किस अनुच्छेद के तहत रखता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इस प्रश्न को लेके कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। राज्यपाल जो है किसी विधेयक को आरक्षित जो रखता है वो रखता है राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत ही। लेकिन यदि आप अनुच्छेद 200 को जब पढ़ेंगे तो आपको उस पर लिखा मिलेगा राज्यपाल द्वारा अनुमति, यानी राज्यपाल द्वारा अनुमति लिखा मिलेगा। और 201 को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसके विचार हेतु आरक्षित आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए जिस विधेयक को आरक्षित रखता है वो शक्ति आपको दी हुई है अनुच्छेद 200 के तहत। और 201 में जो है दोस्तों, जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो वो उसे विचार विमर्श करने के लिए या उसको डिले करने के लिए रखता है 201 के तहत। तो आप लोग हमेशा अनुच्छेद 200 का ही प्रयोग करिएगा। 200 में ही, अनुच्छेद 200 में ही राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक या उस पर अनुमति देने का जो प्रावधान है राज्यपाल के पास है। 201 में वो किसी विधेयक को विचारार्थ रख सकता है या उसे लौटा सकता है, ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं। तो आप लोग हमेशा अनुच्छेद 200 का प्रयोग करिएगा। पुस्तकों को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। सामान्य इच्छा राज्य दर्शन में रूसो का किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? जनमत का, बहुमत का, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का या सामान्य हित की समान चेतना का। चारों में से आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आप इसको जो है रख सकते हैं। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अच्छा नहीं लगता है कि कम से कम जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उतने लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए दोस्तों, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुझे आप लोग बार बार कहलवाते हैं इस चीज के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। चलिए दोस्तों, रूसो के राज्य दर्शन में जो आपका सामान्य इच्छा किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, आप लोगों को अपना उत्तर देना है तेजी से। चलिए दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं रूसो के सामान्य इच्छा की, तो यह दोस्तों सामान्य हित की सामान्य चेतना का से संबंधित हो जाता है आपका सामान्य इच्छा। आपका इस प्रश्न में जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा, अर्थात डी विकल्प या चौथा विकल्प जो आपके रूसो की सामान्य इच्छा है ये प्रतिनिधित्व करती है सामान्य हित की समान चेतना के। आपका उत्तर इसमें चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग चौथे विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑस्टिन, विलोबी, हॉब्स और बर्गेस। चारों में से एक का चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कहा है? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। 15 सेकंड का समय दूंगा, उससे ज्यादा इस के लिए आप लोगों को समय नहीं दूंगा, तो आप लोग तेजी से करिए उत्तर। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? चलिए बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में आप सभी का उत्तर दूसरे विकल्प के लिए आ रहा है। विलोबी की आप लोग बात कर रहे हैं। विलोबी महोदय के द्वारा ही कहा गया था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बी विकल्प आपका या दूसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? अमेरिका में दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे प्रभावशाली दबाव समूह जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो किस विधि का प्रयोग करते हैं वही आपको बताना है। बहिष्कार, लाबी प्रचार, विधि अभियोग या शांतिपूर्ण प्रदर्शन। चारों में से एक का चुनाव करके आप लोग उत्तर करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है, आपका वीडियो के लाइक करने से आपके अकाउंट से कोई भी बैलेंस नहीं कटने वाला है, आपको आर्थिक रूप से कोई भी क्षति नहीं होगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए। बस मानसिक रूप से आपको संतुष्टि मिलेगी जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और मुझे भी संतुष्टि मिलेगी जब आप, चूंकि जो मैं कार्य कर रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग तेजी से इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप लोगों का लाबी प्रचार के लिए उत्तर आ रहा है, तो जो लोग लाबी प्रचार की बात कर रहे होंगे उसमें उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में दोस्तों लॉबिंग की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अलग अलग दलों की, अलग अलग समुदायों की लॉबी होती है और उस लॉबी के रूप में प्रचार करने का कार्य जो है वो दबाव समूहों के द्वारा किया जाता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प
विकल्प के लिए, दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही। हर्बर्ट मॉरिसन ने नौकरशाही को क्या बताया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है खास करके पीजीटी की परीक्षा में। आप लोग उत्तर करेंगे तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है या संघवाद की कीमत है। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी क्या है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है। सुभाष जी का, कृष्णा जी का, विजय जी का, लाल बहादुर जी का उत्तर, आप सभी का उत्तर बी विकल्प के लिए संसदीय जनतंत्र का मूल्य। तो हर्बर्ट मॉरिसन की जब आप लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही को जो है ये संसदीय जनतंत्र का मूल्य या संसदीय जनतंत्र का प्रतिफल कहते हैं। आप लोग बी विकल्प का आंख बंद करके चुनाव कर सकते हैं, आपका उत्तर सही हो जाएगा जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया। किसके द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की शुरुआत की गई है? जे.एस. मिल, डार्विन, जी.डी.एच. कोल और बेंथम। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की का सूत्रपात या इसकी शुरुआत या इसके प्रणेता कौन है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। आसान सा प्रश्न है, कई बार आप लोगों को करा चुका हूं, तो इस प्रश्न में समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। आप सभी का उत्तर आ जाना चाहिए तेजी से। विक्रम जी, धीरज जी, कृष्णा जी, संतोष जी, सुभाष जी का उत्तर आ रहा है। चलिए, तो दोस्तों जो लोग इसमें जे.एस. मिल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात जो है वो जे.एस. मिल के द्वारा की गई थी, इसका सूत्रपात जो है वो जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। ए विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 222, 224, 226 और 228 दिया हुआ है। 15 सेकंड के अंदर आप लोग अपने उत्तर का जो है चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है कोई नागरिक की बात आपसे पूछी जा रही है, अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जो है वो याचिका दायर करता है। चलिए जी, बिल्कुल, कल मैंने आप लोगों को हेयर से संबंधित प्रश्न कराया था, आज मैंने आपको जे.एस. मिल से करा दिया। तो मैं एक टारगेट के अनुसार चलता हूं, खास करके जो आपका सिलेबस है उसको बराबर डिवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं इस समय कि आपको लगभग सभी प्रश्न जो हैं वो आपके कवर होते चलें। चलिए, तो आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है 226 के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपके मूल अधिकारों का कहीं पे हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको दोनों सुविधाएं दी गई हैं, तो आप लोग इसको इस प्रश्न में जो है वो तीसरे विकल्प का यदि चुनाव कर रहे हैं तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो दोस्तों आपको 4 विकल्प में दिए रहते हैं उन अनुच्छेदों को भी थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दिया करिए। अनुच्छेद 222 की बात करेंगे तो एक जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब उसका ट्रांसफर करना हो तो अनुच्छेद 222 में वो पावर दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों अनुच्छेद 224 की यदि बात करते हैं तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों के जो नियुक्ति होती है वो आपके अनुच्छेद 224 के तहत होती है और कुछ मामलों में जो आपके हाईकोर्ट का अंतरण की शक्ति जो दी गई है वो अनुच्छेद 228 के तहत दी गई है। तो आप लोग अनुच्छेद सारे अनुच्छेदों को जरूर देख लिया करिए। आपका अनुच्छेद 32 जो है वो आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और आपके मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट जो करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ये सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कैसा है? लोकतांत्रिक है, कुलीन तंत्रात्मक है, भौतिकवादी है या प्रगतिशील है? चारों में से एक का चुनाव करिए तेजी से। चलिए तेजी से उत्तर करिए। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत लोकतांत्रिक है, कुलीन तंत्रात्मक है, भौतिकवादी है या प्रगतिशील है? आप लोगों को अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करना है। चलें तेजी से उत्तर करें। तो दोस्तों प्लेटो के साम्यवाद की बात करेंगे तो प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा आप सभी ने पढ़ी होगी।
तो जो लोग जो है शासन व्यवस्था में भागीदार हैं, यानी कुलीन तंत्र से जो लोग संबंधित लोग हैं, उन्हीं के लिए जो है साम्यवाद की ये बात करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका कुलीन तंत्रात्मक जो सिद्धांत है, आपका जो प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है, वो आपके कुलीन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि जो शासन में जो लोग भागीदार हैं उन्हीं के लिए जो है ये साम्यवाद की अवधारणा देता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? न्याय सिद्धांत का वर्णन प्लेटो की किस रचना में है? स्टेटमेंट, द लॉज, रिपब्लिक और लिबर्टी, चारों में से किसी एक का चुनाव करके उत्तर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए। एलटी ग्रेड की परीक्षा में ये और टीजीटी की परीक्षा में ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता रहा है, तो आप लोग उत्तर करेंगे। न्याय सिद्धांत जो है वो किस पुस्तक में दिया गया है प्लेटो के द्वारा? स्टेटमेंट, द लॉज, रिपब्लिक या लिबर्टी, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास कर दीजिए। चलिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो ये मेरी शिकायत है आप लोगों से। शिकायत को आप लोग जो है, मुझे शिकायत का मौका ना दीजिए, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता हूं। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपको रिपब्लिक का चुनाव करना है। इनकी सबसे फेमस पुस्तक प्लेटो की जो है वो आपके रिपब्लिक है, और इसी रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत की व्याख्या की गई थी प्लेटो के द्वारा। आपका उत्तर रिपब्लिक के लिए अर्थात सी विकल्प या तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्याय सिद्धांत की व्याख्या जो है वो आपके रिपब्लिक में की गई है। सबसे फेमस पुस्तक प्लेटो की जो उपलब्ध है वो आपकी रिपब्लिक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है? लास्की का, हाब्स का, ग्रीन का या हैगल का? चारों में से एक का चुनाव करके आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। आपका समय यहाँ पे शुरू हो गया है। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। किसने कहा है? बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट कराया है, फिर से करा रहा हूं, बार बार रिवाइज कराते रहता हूं प्रश्नों को। आप लोगों को किसी भी सेशन में सभी नए प्रश्नों को नहीं डाल देता हूं। 60-40 का रेशियो रखने का प्रयास करता हूं। चलिए तेजी से उत्तर करिए, किसने कहा था? और इस प्रश्न के लिए सी विकल्प के लिए, कुछ लोगों का ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो ग्रीन जो विकल्प आपको दिया हुआ है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन महोदय का स्टेटमेंट है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। आपके ग्रीन का स्टेटमेंट है। आप लोग इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के साथ जाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, लाक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था वह था। लाक ने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया था? आप लोगों को बताना है। विकल्प दिया है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना, अपने सदस्यों को मूल अधिकार प्रदान करना, अंग्रेजी राजतंत्र के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। लाक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था, आपको बताना है। तेजी से उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चलिए, इसके लिए टाइमर नहीं चलाऊंगा, 10 सेकंड में आप लोग उत्तर दीजिए, तेजी से उत्तर कर दीजिए। आसान सा प्रश्न है, बस क्योंकि आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि थोड़ा बहुत इधर उधर करके प्रश्नों को मैं आपको कराऊं। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है हॉब्स लॉ और रूसो का आप सभी को पता है, बहुत ही आसान है। सबने उसको पढ़ा होगा, सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं, आप सभी को पता है कि आपके लाक महोदय के द्वारा जब समझौता कराया जाता है तो उसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की संपत्ति और उसकी जान माल की रक्षा करने के लिए जो है, चूंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, उस सुरक्षा की गारंटी को प्रदान करने के लिए राज्य रूपी संस्था में जो है व्यक्ति को प्रवेश कराया जाता है 2 समझौतों के माध्यम से। कई बार आपको बता चुका हूं। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया गया। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। आप सभी को पता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास सुरक्षा की गारंटी नहीं थी और सिर्फ इसी कारण से व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से जो है वो राज्य रूपी संस्था में प्रवेश करता है। लाक का जो होगा ये विचार आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं
उन्हें कहा जाता है? संघों का संघ मानने वाले विचारकों को क्या कहा जाता है? किस संप्रदाय के लोग राज्य को जो है वो संघों का संघ कहते हैं? समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी या बहुलवादी, चारों में से आप किसी एक का चुनाव करेंगे दोस्तों। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार आपसे निवेदन करना पड़ता है इस चीज के लिए, आप लोग वीडियो देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वीडियो को नहीं लाइक करते हैं। और साथ में थोड़ा बहुत शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जो जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं उसके माध्यम से वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर आप लोग करने का प्रयास करिए। चलिए इस प्रश्न के लिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर आ रहा है चौथे विकल्प के लिए, बहुलवादी के लिए, यानी बहुलवाद के लिए। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें बहुलवादियों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुलवादी विचारक जो है वो राज्य को संघों का संघ मानते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि आप लोग जो है कम से कम 3 बहुलवादी विचारकों के नाम मुझे बता दें तो आप बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप लोग 3 बहुलवादी विचारकों के नाम मुझे कमेंट करके बताने का प्रयास करिए, तभी आगे बढ़ूंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुलवाद का जन्म किस कारण से हुआ था? बहुलवाद जो है दोस्तों संप्रभुता की जो अद्वैतवादी सिद्धांत या एकल संप्रभुता का जो सिद्धांत था उसके विरोध में आपका बहुलवाद आया था। राज्य के निरंकुश सत्ता के विरोध में जो है वो आपका बहुलवाद आया था, क्योंकि बहुलवादियों का मानना था कि राज्य में व्यक्ति जब प्रवेश करता है दोस्तों तो वो राज्य के साथ साथ अनेक अन्य संस्थाओं में भी वो प्रवेश करता है अपने हित के लिए। और ऐसी स्थिति में यदि राज्य सिर्फ और सिर्फ राज्य संप्रभु हो जाएगा तो ये ठीक नहीं है। बहुलवादी जो है वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन करके और बहुलवादी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। आपसे मैंने पूछा था कि कौन कौन से दार्शनिक हैं बहुलवादी। चलिए बिल्कुल आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। लास्की, GDH कोल, आपके फॉलेट महोदय, गियर, मेटलैंड, बारकर, ये सभी जो हैं आपके बहुलवादी दार्शनिक हैं। तो आपका उत्तर जो होगा या बहुलवादी चिंतक है, बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है जी। मेटलैंड, लास्की, गियर के बिल्कुल 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 दोस्तों। बारकर वगैरह का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। GDH कोल का नाम याद रखिएगा, ये लोग आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था और दार्शनिक वो तानाशाही दोनों का समर्थन किसके द्वारा किया गया है, या दोनों की बात किसके द्वारा की जाती है, या किस दार्शनिक को लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। प्लेटो, हॉब्स, रूसो और ग्रीन, 4 विकल्प आपको दिए हैं। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक किसे माना जाता है। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें दोस्तों, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों विचारों पर रूसो को जो है रूसो को माना जाता है कि रूसो महोदय जो है वो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के दार्शनिक हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए अर्थात सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे होंगे, इसका आधार मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा किस आधार पे जो है इनको लोकतांत्रिक दार्शनिक और किस आधार पे तानाशाही दार्शनिक कहा जाता है। उसके लिए आप लोग मुझे समय दे दीजिए, कल की क्लास में आप लोगों को क्लियर करा दूंगा आधार सहित। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है, किस विचारधारा से? उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या श्रेणी समाजवाद से? किस विचारधारा में ये स्वीकार किया गया है कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा? आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है, किस एक से संबंधित है? उदारवाद से है, समाजवाद से है, साम्यवाद से या श्रेणी समाजवाद से है? चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करिए। चलिए चलिए दोस्तों, तो जो लोग इसमें साम्यवाद की बात कर रहे होंगे, साम्यवादी अवधारणा में जो है वो राज्य के लुप्त होने की बात को स्वीकार किया जाता है। आपका उत्तर जो होगा तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें साम्यवाद की बात कर रहे होंगे, साम्यवाद में जो है अंततः राज्य जो होगा वो लुप्त हो जाएगा, ये साम्यवादियों का विचार है। चलिए
सोनिका वर्मा जी गुड इवनिंग। तो आप लोग दोस्तों इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ आप सभी का उत्तर सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे होंगे। समाजवाद में दोस्तों, समाजवाद की पूरा का पूरा समाजवाद का कॉन्सेप्ट आपके राज्य पे आधारित है। उदारवाद का कॉन्सेप्ट, श्रेणी समाजवाद का कॉन्सेप्ट में राज्य आवश्यक है दोस्तों। साम्यवादी व्यवस्था में राज्य को आवश्यक अंग नहीं माना गया है। धीरे धीरे जो है राज्य का अंत हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था में, मार्क्सवादी व्यवस्था में। चलिए, ऐसा नहीं हो सकता है। नोटिफिकेशन नहीं मिला, आपने नोटिफिकेशन बेल को दबाया होगा, तो एक बार फिर से आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। ऑल पे आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। बाकी लोग भी एक बार कमेंट करके बताएंगे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। किसी और के साथ ऐसी समस्या है जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है? चलिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई है? 1921, 1934, 1955 या 1967? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल मिलता है, कभी कभी होता है, टेक्निकल एरर आ जाता है जिसकी वजह से समस्या हो सकती है, आप लोगों को नोटिफिकेशन ना मिले। एक बार आप लोग उसके लिए जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और दोबारा उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बात जब भी आपसे पूछी जाए तो आप सन 1934 का चुनाव करिएगा। 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आपके पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों के आधार पर हुई थी। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1931 में एक और दल की स्थापना हुई थी जिसे आप लोग जो है बिहार कांग्रेस दल के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी कंफ्यूज करने के लिए यदि पूछ दे बिहार कांग्रेस दल की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1931 में हुई थी। लेकिन सिर्फ कांग्रेस समाजवादी दल यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग जो है 1934 का चुनाव करेगा। यदि पूछ ले किसके विचारों के आधार पर हुई थी, तो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के आपके विचारों के आधार पर 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहा जाता है? समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद या श्रमिक संघवाद? चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को या श्रमिक संघवाद को? चारों में से एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा आप सभी लोग। दोस्तों चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए भी आना शुरू हो गया है। व्यक्तिवाद के लिए आप सभी का उत्तर अंजना जी का, विजय जी, संतोष जी, विक्रम जी, सी विकल्प के लिए आप लोग अपना उत्तर भेज रहे हैं। चलिए, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा 5 सेकंड का वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आपका उत्तर जो है इस प्रश्न में व्यक्तिवाद के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिवादी अवधारणा को जो है वो अहस्तक्षेपवादी माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिवाद में आप सभी को पता है कि किसी भी तरह के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं किया गया है व्यक्ति के ऊपर, इसलिए जो है आपके इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपका उत्तर तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आपको दिया है, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, किसने कहा था? बेहद फेमस स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि निर्धनता अपराध की जननी है, कई बार आपसे पूछा जाता है निर्धनता क्रांति की जननी है, कई बार दोनों को शब्दों को दे दिया जाता है निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखेंगे। प्लेटो, अरस्तु, बोधा और मैकियावेली, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है आप लोगों को। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है अरस्तु के लिए। तो दोस्तों अरस्तु जो है निर्धनता को अपराध और क्रांति के जननी के रूप में जानता है। अर्थात जो है अरस्तु, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्रांति और जननी का मूल अरस्तु के अनुसार क्या है, या क्रांति और जननी का कारण अरस्तु के अनुसार क्या है, क्रांति किस कारण से क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, या निर्धनता जो है किस कारण से उत्पन्न होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा
की माफ करिएगा, अपराध किस कारण से, निर्धनता नहीं, अपराध की प्रवृत्ति व्यक्ति में किस कारण से व्यक्ति जो है अपराधी बनता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा उन सब में मूल कारण जो है वो आपका निर्धनता है। तो निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, ये विचार आपके अरस्तू का है। आप लोग बी विकल्प के साथ अपना उत्तर चुनिएगा। दोस्तों प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए प्रश्न को जब भी आप लोग पढ़ा करिए तो थोड़ा सा प्रश्न को तोड़ने का प्रयास करिए। जब तोड़ के प्रश्नों को पढ़ेंगे उससे दो चीज होगी दोस्तों। पहली चीज ये होगी कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब प्रश्नों को तोड़ के पढ़ेंगे, और दूसरा ये होगा कोई जरूरी नहीं है कि एज इट इज प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूं एज इट इज आ जाए, लेकिन इसी प्रश्न से, इसी टॉपिक से आपसे प्रश्न बन जाएगा, और आप यदि समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप लोग जो है प्रश्नों पे जरूर थोड़ा बहुत ध्यान दिया करिए। आपका उत्तर इस प्रश्न में अरस्तू के लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था। बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग की क्रांति थी, सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, समाजवादियों की क्रांति थी, या नव लोकतांत्रिक क्रांति थी। चारों में से एक का चुनाव करके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिल्कुल, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था, आप लोगों को अपना उत्तर देना है दोस्तों। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, तो आप सभी का उत्तर आ रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए 1789। बिल्कुल दोस्तों, तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो मध्यम वर्गीय क्रांति थी दोस्तों। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। और फ्रांस की क्रांति की यदि आप लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति जो आपकी हुई थी वो नवंबर 1789 में शुरू हुई थी, और ये नवंबर 1799 तक ये क्रांति आपको इसमें आके परिणत हो गई थी 1799 में, और ये आपके बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग की क्रांति थी। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में किसने चित्रित किया, या किसने बताया कि नौकरशाही जो है वो विवेकपूर्ण विधिक सत्ता है। पेरेटो, FM मार्क्स, मैक्स वेबर और बेंथम, चारों में से एक का चुनाव कर लीजिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए, तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए उत्तर आना शुरू हो गया इस प्रश्न में आप सभी का। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता किसने कहा, किसने चित्रित किया। विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में नौकरशाही को किसने परिभाषित किया, या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता किसने कहा था, आप लोगों को इसके लिए उत्तर करना है। उत्तर आपका जो होगा वो मैक्स वेबर सही हो जाएगा। जो लोग इसमें मैक्स वेबर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स वेबर महोदय जो है आपके नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में परिभाषित करते हैं। उत्तर सी विकल्प के लिए सही है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ के उत्तर करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है दोस्तों किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या महान्यायवादी, चारों में से एक का चुनाव करके आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, आप सभी को उत्तर करना है। फ्रांस की क्रांति श्रमिक संघवाद था। जी बिल्कुल, श्रमिक भी श्रमिक संघवाद था। मैं कब कह रहा हूं, लेकिन बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत ही तो आता है, उसमें कहीं कोई अंतर है क्या। चलिए आप लोग उत्तर करेंगे। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आपका सी विकल्प के लिए उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आपको प्रश्न में विकल्प क्या दिया था उसके आधार पर आपको चुनना पड़ता है दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि आपको श्रमिक क्रांति ही दे दे। श्रमिक शब्द नहीं देगा तो आपको बुर्जुआ का चुनाव करना पड़ेगा।
इतना आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रपति के समक्ष जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रपति के सामने रखी जाती है। आपका उत्तर तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? आप लोगों को बताना है 1962, 1968, 1971, 1985। मैंने आपको 3 दिन पहले प्रश्न कराया था और उसी समय बताया था कि किस राज्य के द्वारा पहली बार लोकपाल जो है लोकपाल को अस्तित्व में लाया गया था, विधेयक कब लाया गया था। आप लोग उसमें यदि ध्यान दिए होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, और किस राज्य में पहली बार लोकपाल रूपी जो संस्था थी वो अस्तित्व में आई थी? आप लोग वो भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आना शुरू हो गया है। 1968, अंजना जी का उत्तर 62, बाकी लोग भी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं 1968। तो दोस्तों लोकपाल विधेयक प्रथम बार जो प्रस्तुत किया गया था वो आपके 1968 में किया गया था और महाराष्ट्र के द्वारा जो है 1971 में पहली बार लोकपाल को जो है वो अस्तित्व में लाया गया था। तो आप लोग जी, बिल आया था उड़ीसा में, लेकिन पारित होने के बाद भी जो है 10 साल लग गए थे उड़ीसा को स्टैब्लिश करने में, इसलिए आपका उत्तर जो होता है वो महाराष्ट्र के लिए सही हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने तुरंत उसको पारित करके और उसको अस्तित्व में ले आ दिया था। आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा बी विकल्प। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा आयोग में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा आयोग में भर्ती का लंबा इतिहास किस देश का है? भारत, अमेरिका, फ्रांस और चीन। 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर देंगे। और दोस्तों अब कहते कहते थक गया हूं, लेकिन एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके अकाउंट बैलेंस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को दिल खोल के लाइक किया करिए। आपके लिए नियमित रूप से 9 बजे उपस्थित हो जाता हूं दोस्तों, मेरे डेडिकेशन को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। चलिए, तो आप सभी का उत्तर अमेरिका के लिए आ रहा है दोस्तों। अमेरिका में लोक सेवा जो है लूट पद्धति के आधार पर लंबे समय तक कार्य करता रहा, इसके लिए जो आपको लोक सेवा आयोग का लंबा इतिहास जो है लूट पद्धति के लिए अमेरिका का रहा है। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? आपको बताना है दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो संघीय यानी यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्यों को आप लोगों को बताना है 7वां संशोधन, 72वां संशोधन, 50वां संशोधन या 70वां संशोधन। ईयर सहित आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। बार बार आपसे कहता हूं, ईयर आप लोग नोट कर लिया करिए, बिना ईयर के आप लोग कभी भी अमेंडमेंट ना याद करिए दोस्तों, क्योंकि यदि आपने प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखा हो तो कई बार आपसे ईयर सहित पूछ लिया जाता है। एक दिन मैं किसी प्रश्न पत्र को देख रहा था, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र था, और एक ही संविधान संशोधन को 3 बार दिया हुआ था और अलग अलग ईयर लिख के दिया हुआ था। तो पॉसिबिलिटीज जो प्रश्न गलत होने के होती हैं उनको खत्म करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है। तो जब भी आप अमेंडमेंट पढ़ा करिए तो ईयर के साथ पढ़ा करिए, उससे बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि 70वां संविधान संशोधन की बात करें तो 70वें संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्रपति के चुनाव में आपके यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश जो है उनके सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन किन किन यूनियन टेरिटरी? पहला जो है दोस्तों आपका दिल्ली है, दिल्ली, और दूसरा जो है आपका पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार आपके 70वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 1992 में जो है स्थान दिया गया। 1992 70वें संविधान संशोधन के तहत
उसके पहले किसी भी यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरी या आपके संघ शासित प्रदेश से की विधानसभा से कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता था। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूनियन टेरिटरी से विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में किस वर्ष से शामिल हुए, तो 1992 में अमेंडमेंट होने के बाद से 1992 के बाद जो भी राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें जो है यूनियन टेरिटरी, अर्थात सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इसके विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपका उत्तर चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में आपसे प्रश्न कल भी पूछा था मैंने, आज भी प्रश्न शामिल किया है। विधिक निर्माणकारी इकाई होती है क्षेत्रीय परिषदें, परामर्शदात्री इकाई होती हैं क्षेत्रीय परिषदें, या प्रशासनिक इकाई होती है, या उपयुक्त सभी होती हैं। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिए आप लोग। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तेजी से उत्तर करिए। चलें तेजी से उत्तर करें दोस्तों। चलिए, तो अब आपका समय यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों। आप लोग यदि इसमें परामर्शदात्री इकाई के लिए क्षेत्रीय परिषद को स्वीकार करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं दोस्तों, ये एक परामर्शदात्री इकाई होती हैं, परामर्श देने का कार्य करती हैं, और इसका अध्यक्ष मैंने आपको कल बताया था कि क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो आपका गृह मंत्री होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो कार्य करती हैं एक परामर्शदात्री इकाई के रूप में। आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। बी विकल्प के अलावा किसी अन्य विकल्प का चुनाव आप लोग बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूचिता मात्र बना देती है। यह कथन किसका है आप लोगों को बताना है दोस्तों। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका समय शुरू हो गया। जी बिल्कुल, मैंने गृह मंत्री ही तो बताया, कुछ गलत बता दिया क्या? क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री ही होता है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? डैसी, गिलक्राइस्ट, लिकाक, गैटेल। 4 विकल्प दिया है, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर देंगे। चलिए, तो दोस्तों इस प्रश्न में भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका समय पूरा हो गया है। ये स्टेटमेंट जो है आपके गैटेल महोदय का है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट करके रख लेंगे दोस्तों। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देती है। ये गैटेल महोदय का स्टेटमेंट है। आपका उत्तर इस प्रश्न में गैटेल के लिए सही हो जाएगा। डी विकल्प के लिए डी विकल्प के साथ आप लोग जाइए। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या आपके पीजीटी की परीक्षा हो, तीनों में आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाता रहा है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा, ये आप लोग बताएंगे किसका स्टेटमेंट है। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए आप लोग। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये किसका विचार है आप लोग बताएंगे। ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की और आपके लॉवेल। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलिए, तो आपका समय यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों। ये आपके अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए, कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए, परंतु सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपके अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा था। बी विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। किससे प्रभावित था सर्वाधिक अरस्तु?
द रिपब्लिक से, द स्टेटमैन से, द लास्ट से या द अपोलॉजी से। चारों पुस्तकें जो हैं आपके प्लेटो की हैं। प्लेटो की किस पुस्तक से प्रभावित था अरस्तु, आप लोगों को बताना है। तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए रात के 9 बजे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित हो जाता हूं। तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए तेजी से उत्तर करिए दोस्तों। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे, किस पुस्तक से? चलिए दोस्तों, तो जो लोग इसमें द लॉज की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके प्लेटो के पुस्तक द लॉज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था अरस्तु। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे, अन्य किसी का चुनाव आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कर देता हूं आपके लिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कुछ चीजें दी हुई हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या सही है क्या गलत है, आपको उसके आधार पर चुनाव करना है। दिया हुआ है देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य की विधि निर्माण में उसका सम्मान करें, इनपुटों की सहायता से निर्देशक शब्दों की वास्तविक प्रकृति बताइए। आपको बताना है इसमें से। बेसिकली आप लोगों को इस चीज को यही क्लियर करना है कि इसमें से कौन कौन सा सही दिया हुआ है। क्या देश के शासन में ये अपना मूलभूत महत्व रखते हैं, न्यायालय में इसे न्यायालय के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, राज्य का कर्तव्य इसका विधि निर्माण में सम्मान करना है या नहीं है। आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो लोग इस प्रश्न में दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है दोस्तों। देश के शासन में इनका मूलभूत महत्व है, बिल्कुल है दोस्तों। किसी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। आप सभी को पता है कि आपके डीपीएसपी को जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और राज्य जो है विधि निर्माण में, चूंकि राज्य के लिए ही आदर्श है, तो अपने विधि का निर्माण करते समय राज्य जो है इन आदर्शों का जरूर ध्यान रखेगा। तो आपका तीनों विकल्प सही है, उपयुक्त तीनों विकल्प अर्थात डी विकल्प में आपको विकल्प उत्तर दिया हुआ है। आपका डी विकल्प या चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। कांग्रेस जो है दोस्तों अमेरिका की संसद को कहा जाता है, आप सभी को पता है। तो अमेरिकी संसद का तीसरा अंग सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को किसने बताया है? लास्की, जेफरसन, जैक्सन और लिंकन। 4 विकल्प दिया है, चारों में से एक का चुनाव कर लीजिए और तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिएगा इस प्रश्न के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे एक बार फिर से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नियमित रूप से आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेशन रात के 9 बजे लेके उपस्थित हो जाता हूं। तो जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी नागरिक शास्त्र विषय से कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन है दोस्तों। आप लोग नियमित रूप से हमको ज्वाइन कर सकते हैं रात के 9 बजे लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे। तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए आना शुरू हो गया दोस्तों। और जो लोग इस प्रश्न में लास्की की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर सही होगा, अन्य किसी का उत्तर यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा दोस्तों। लास्की महोदय का मानना है था कि जो कांग्रेस है उसका तृतीय सदन सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए, आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। अन्य किसी विकल्प के साथ आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लास्की का विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन है। ए विकल्प के साथ आपका उत्तर जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न पे चलेंगे। संभवतः आज के लिए आज का ये आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। तो अब आपसे फिर से कल मिलूंगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आप सभी से बस इतनी ही उम्मीद है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जो है वीडियो को शेयर करने का भी आप लोग प्रयास किया करिए। थोड़ा सा यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़ेगी और उससे होगा क्या दोस्तों, उससे थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको कंपटीशन का, अपने कंपटीशन का अंदाजा लगेगा, अपने कंपेटिटरों का अंदाजा लगेगा कि कितने लोग ऐसे हैं, किस किस की तैयारी किस तरीके की है। एक जैसे मान लीजिए कि आपको सैंपल भी कलेक्ट करना हो तो थोड़ा सा मास लेवल पे उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, अधिक से अधिक लोगों के बीच
यदि मान लीजिए 100 लोग रहे, 150 लोग रहे, तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि कितने % लोगों की तैयारी हमसे अच्छी है या हमको और कितना ऊपर तक जाना है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को जरूर शेयर करा करिए। और फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। अब आपसे फिर से कल मिलूंगा इसी समय पे, माफ करिएगा रात के 9 बजे, इसी समय पे नहीं, इस समय पे तो आपके साथ रहूंगा ही, लेकिन रात के 9 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप लोग तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।